अभी से कुछ दिन पहले आपकी मुलाकात गृह मंत्री जी से हुई थी। क्या मुलाकात हुई? इस मुलाकात का कई मायने निकाला जा रहा है। देखिए, नहीं, हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं और ईमानदार सहयोगी के रूप में एनडीए गठबंधन में हैं। एनडीए के साथ 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अगर आपका जवाब हाँ है तो क्या सीटों का बंटवारा भी हो गया उस दिन? उद्देश्य एक ही है जी कि एनडीए की सरकार बने। तो आप सीट लेने से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आपको जीतने से भी मतलब है। जी सीट जितना उतना ही लेना चाहिए जितना सीट पर हम विजयी घोषित हो सकें। वो कहते हैं 130 से 140 सीट के बीच में भी अगर हम बिहार विधानसभा में जीत जाते हैं तो हम इसको अपनी सबसे बड़ी हार मानेंगे। अब भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है जी विश्व स्तर की पार्टी है। सेकेंड में जनता दल यू है। उसके बाद जो हम लोग सहयोगी दल हैं, बिहार में आपस में मतभेद हो गया। एनडीए के 2 उम्मीदवार हो गए, जी पवन सिंह जी हो गए और अपना श्री उपेंद्र कुशवाहा जी हो गए। तो एक सवाल सर मीडिया की गलियों में खूब सुर्खियां बटोर रहा है कि आप राज्यपाल बनने जा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए, ये तो कि जिस दिन हम सरकार में आए उस दिन सबसे पहले शराबबंदी जो बिहार में, इसको उठा के फेंक दें। ये सब तो गलत बात है। आप सरकार में जब आइएगा तो उठा के फेंक दीजिएगा। अभी तो सरकार में नहीं ना है। बिहार के नौजवान को नौकरी न तो तेजस्वी जी दिए न नीतीश जी दिए। नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनडीए के घटक दल के नेता पशुपति पारस जी हैं। जरा इनसे समझने का प्रयास किया जाए कि बिहार की जो मौजूदा राजनीति है क्या चल रही है और बिहार की राजनीति किस करवट जा रही है, क्योंकि अभी से कुछ दिन पहले इनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से हुई थी। इस वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, अभी से कुछ दिन पहले आपकी मुलाकात गृह मंत्री जी से हुई थी। क्या मुलाकात हुई? इस मुलाकात का कई मायने निकाला जा रहा है। देखिए, नहीं, हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं और ईमानदार सहयोगी के रूप में एनडीए गठबंधन में हैं। जी और पहले भी मैं भारत सरकार के कैबिनेट में मंत्री था। तो आदरणीय गृह मंत्री जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कम से कम सप्ताह में एक बार तो जरूर मुलाकात हुआ करता था। जब कैबिनेट की बैठक होती थी जी मुलाकात हुआ करता था। इधर इससे 15 दिन के अंदर में मैं जब पटना गया था तो वहाँ बिहार के जो भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय जायसवाल जी, दिलीप जायसवाल जी हैं, वो मेरे पास में आए थे और उनसे हमारी घंटों बात हुई। पॉलिटिक्स पर बातें हुई। चूँकि उनसे मेरा रिश्ता पुराना रिश्ता है। वो एक ही ज़िला के हम लोग हैं। खगड़िया ज़िला उनका भी घर है, खगड़िया ज़िला मेरा भी घर है। अब पुराने मुंगेर ज़िला के घर में आपका भी घर है। तो बहुत देर तक बातचीत हुई बिहार के आने वाले विधानसभा के चुनाव में कि उसका स्वरूप क्या हो, किस ढंग से चुनाव लड़ा जाए जिससे बिहार में एनडीए गठबंधन को बहुमत मिले। उसी क्रम में माननीय गृह मंत्री जी से भी समय मिल गया और हम लोग गए गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के आवास पर समय मिला। हमारे साथ में प्रिंस राज पासवान जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो भी साथ में थे और बहुत देर तक हमारी बात हुई उनसे और बहुत अच्छे ढंग से बात हुई जी। और मुख्य मुद्दा था कि बिहार में जो लोक विधानसभा का चुनाव है 2025 में, उसमें किस ढंग से एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं उसको बैठ करके और किस तय हो एक किस ढंग से चुनाव लड़ा जाए जिससे कि बिहार में एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिले। इसी के संबंध में हमारी बातें हुई और बात होते ही संतोषजनक बात हुई। बहुत लोगों के मन में सवाल है कि क्या आप अगर एनडीए के साथ 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो क्या सीटों का बंटवारा भी हो गया उस दिन, या कुछ कयास लगाया जा सकता है कि इतने सीटों पे आप चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, अभी सीट का बंटवारा कुछ नहीं हुआ। इतना पहले सीट का बंटवारा होता है? कभी नहीं होता। जब चुनाव का नोटिफिकेशन होता है या चुनाव जब नज़दीक आ जाता है 2 महीना 3 महीना, आश्वासन जिस पार्टी को जितना संगठन है, जिसका जितना जनाधार है बिहार में। अब भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व स्तर की पार्टी है। सेकेंड में जनता दल यू है। उसके बाद जो हम लोग सहयोगी दल हैं वो हैं। तो सब लोगों की बैठक होगी। बैठक में जो सर्वसम्मति से जिसका जो अधिकार बनता है, जिसका जहाँ जिस विधानसभा क्षेत्र में वर्चस्व है, संगठन अच्छा है, उसके हिसाब से सीट का बंटवारा होगा। चूँकि उद्देश्य एक ही है कि एनडीए की सरकार बने। तो आप सीट लेने से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आपको जीतने से भी मतलब है। सीट जितना उतना ही लेना चाहिए जितना सीट पर हम विजयी घोषित हो सकें। तो ये जब चुनाव का 4 महीना 5 महीना बचेगा, यानी 2025 के मार्च अप्रैल में जाकर के सीट शेयरिंग के बारे में बातें होगी और विशेष रूप से बैठक होगी और उसमें
जिसका जो जहाँ जनाधार है उसके आधार पर सीट का बंटवारा होगा। लेकिन सर हम आपको बिहार लेके चलते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव तमाम तरीके के आरोप लगाते हैं। तेजस्वी यादव हमेशा इस बात को कहते हैं कि एनडीए की सरकार है और एनडीए के जो घटक दल हैं, चाहे भाजपा का नाम आता अन्य राजनीतिक दलों का, ये लोग संविधान विरोधी हैं और आरक्षण को ये लोग खत्म करना चाहते हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट से क्रीमी लेयर के अंदर जो लेयर आरक्षण देने का जो प्रावधान था, उस पर भी तेजस्वी यादव कल ही प्रदर्शन कर रहे थे। वो खूब एनडीए पे भी निशाना भी साध रहे हैं। तो क्या आपको लगता है 25 में ये आरक्षण का मुद्दा जुडिशियली मामला अलग है जी? कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का माननीय न्यायाधीश का जो डिसीजन है उस पर मेरा कोई कमेंट्स नहीं है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान का निर्माण हुआ और उसमें देश में जो दलित है, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, उस समय में जी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक रूप से जो समाज के लोग पिछड़े लोग थे जी। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना था, इसी के आधार पर उन्होंने संविधान का निर्माण भी किया और संविधान में आरक्षण की सुविधा भी दिया उन्होंने। उस जमाने में जिसमें संविधान बना था, उस जमाने में देश में छुआछूत भी बहुत, खास करके आप साउथ इंडिया में जाते हैं वहाँ काफ़ी छुआछूत की भावना थी। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नफरत करता था। तो उस नफरत को समाप्त करने के लिए सामाजिक स्तर से सामान्य रूप से दलित को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को या आदिवासी को समकक्ष लाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया और संविधान में आरक्षण की सुविधा दी गई और उसमें लिखा गया कि जब तक ये समाज के लोग, इस जात के लोग जब तक सक्षम नहीं होते हैं तब तक आरक्षण की सुविधा मिलते रहेगा। रोजगार का बिहार में एक बड़ा मुद्दा है सर। रोजगार को लेकर तमाम तरीके के आरोप हमेशा लगते हैं और अभी जब से ये एनडीए, नीतीश कुमार जब से आरजेडी के साथ से हट के एनडीए में आए, तब से तेजस्वी यादव ये लोकसभा चुनाव की बात कर लें या फिर आने वाले विधानसभा की बात करें, वो एक ही बात कहते हैं कि बिहार में जो युवाओं को जो नौकरी दी गई वो हमने दिया, उसमें नीतीश कुमार का कोई योगदान नहीं था, वो थके हारे मुख्यमंत्री। देखिए, बिहार के नौजवान को नौकरी न तो तेजस्वी जी दिए न नीतीश जी दिए। देश का संविधान कहता है और आप सरकार हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि आपके स्टेट में जो लोग बेरोजगार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको आप किस ढंग से रोजगार मुहैया कराइएगा। और मैं तो कहूँगा कि 30 वर्ष से बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव और आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार है। कभी ये बनते हैं, कभी वो बनते हैं। ये दोनों का दायित्व है जी कि बिहार का विकास कैसे हो। आज कोई आदमी मान लीजिए विपक्ष में चला गया तो सरकार के खिलाफ में बोलता है, लेकिन कल तक तो सरकार में आप भी थे, आपने क्या किया? 17 महीना आप नीतीश कुमार जी के साथ में सरकार में थे और मुख्य भूमिका आपकी थी। उसके पहले आपकी सरकार थी 15 वर्ष तक, आरजेडी की सरकार थी। तो उस समय आप लोगों ने बिहार के विकास की बात क्यों नहीं की? इसलिए राजनीति में ये सब होता है, शिकवा शिकायत होता है। हमारा तो एक ही उद्देश्य है और एक ही हम कहेंगे, बिहार के जो बड़े नेता लोग हैं, चाहे सरकार में हो या विपक्ष में हो, जी, आप लोग मिल के बिहार का विकास करिए और बिहार में जितना भी नौजवान जो बेरोजगार है उसको निश्चित रूप से कहीं न कहीं नौकरी के अलावा भी दूसरा भी कोई बिजनेस हो तो उसमें आप दे करके उसको रोजी रोटी दीजिए, जिससे कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हो जाए। विधानसभा का चुनाव में सर इस बार आपको एक और चुनौती देखने को मिलेगा। वो चुनौती है प्रशांत किशोर की। जन स्वराज पार्टी का निर्माण 2 अक्टूबर को आधिकारिक तौर पे वो ऐलान कर देंगे। हालांकि एक तरीके से ऐलान हो ही गया है, हर जगह उसकी बात हो रही है। वो महिलाओं को आगे राजनीति में करना चाह रहे हैं, तमाम तरीके की बात कर रहे हैं। क्या मान रहे हैं? वो तो आरजेडी से अपना मुकाबला ही नहीं कहते हमारा आरजेडी से जी कोई लेना देना नहीं है, हमारा सामने से मुकाबला एनडीए से है। उनके कहने और नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो एनडीए में भी थे, एनडीए से हट के भी काम किए, वो सभी स्टेट में काम किए। देखिए, पहले उनके दल का गठन होने दीजिए जी। 2 अक्टूबर को उनकी पार्टी का निर्माण होगा। उसके बाद उनका क्या रूपरेखा होता है, उनके पार्टी का क्या संविधान कहता है, उसके हिसाब से ये बात होगी। वही बात जब 2025 में आप पूछिएगा कि उनके पार्टी का क्या स्वरूप है। अभी तो बिहार में बहुत पार्टी है, दर्जनों पार्टी है, सब लोग कहते हैं हम सरकार में जाएंगे, हम सरकार में जाएंगे। जब चुनाव का समय नज़दीक आएगा तब बिहार की जनता
को डिसीजन लेना होगा कि हम बाएं जाएं कि दाहिने जाएं। जो बिहार के विकास के लिए जो अभी काम करेगा उसी को बिहार की जनता वोट देगी, तो उस समय फैसला लिया जाएगा। अभी तो सभी लोग अपनी अपनी बात करते हैं, अपना अपना डफली बजाते हैं। अच्छा, इस पे भी हम चाहेंगे थोड़ा सा अपना निगाहें करिएगा कि वो कहते हैं 130 से 140 सीट के बीच में भी अगर हम बिहार विधानसभा में जीत जाते हैं तो हम इसको अपनी सबसे बड़ी हार मानेंगे। और दूसरी बात कहते हैं कि जिस दिन हम सरकार में आए उस दिन सबसे पहले शराबबंदी जो बिहार में, इसको उठा के फेंक दें। ये सब तो गलत बात है। अब सरकार में जब आइएगा तो उठा के फेंक दीजिएगा। अभी तो सरकार में नहीं ना है। तो सरकार में आने के पहले लोग बड़ी लंबी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी पार्टी हो, लेकिन जब सरकार में लोग जाता है और जब जवाबदेही मिल जाती है तो उसमें उसका हाथ और कलम बंध जाता है। इसलिए उसका इंतजार करिए कि जब सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे, फिर बिहार की जनता फैसला करेगी। आपका एक बयान से सुर्खियां बटोर रही हैं। आपने कहा कि उनको एनडीए में आ जाना चाहिए, एनडीए नेतृत्व को उस पर विचार करना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से मैंने कहा था। पवन सिंह जी अच्छे आदमी हैं और उनको बंगाल से टिकट मिला था, फिर वो चले आए बिहार। बिहार में आपस में मतभेद हो गया, एनडीए के 2 उम्मीदवार हो गए, पवन सिंह जी हो गए और अपना श्री उपेंद्र कुशवाहा जी हो गए। तो मैंने ये कहा था कि यदि शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय नेता यदि चाहते तो दोनों को एक साथ बैठा करके एक को लोकसभा भेज देते, दूसरे को राज्यसभा भेज देते, जो अभी हुआ अभी हुआ ना। ये काम यदि चुनाव के समय में होता तो कम से कम 1 सीट बिहार में एनडीए को मिल जाता। ये मेरा तर्क था कि उस समय ही यदि दोनों नेताओं को बैठा करके और आपस में आम सहमति हो जाती कि चलो भाई एक आदमी लोकसभा में चले जाओ, एक आदमी राज्यसभा में चले जाओ, तो एनडीए गठबंधन का 1 सीट बिहार में बढ़ जाता। ये मेरा कहना था। अच्छा, आखिरी में सर जाते जाते कि पिछली बार का अगर हम समीकरण उठा के देखते हैं, राजनीतिक समीकरण की, तो 100 सीट से अधिक, 100 सीट के लगभग अगर भाजपा चुनाव लड़ी थी, 100 पे जदयू वाले लगे थे और आप लोग अलग चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बार वही समीकरण का रुख होगा कि 100 वो लड़ेंगे, 100 ये, या फिर उधर जो 43 बचेगा उसमें घटक दल को दिया गया था। क्या वही समीकरण रहेगा या समीकरण? नहीं, इसमें अभी कोई भी कमेंट्स करना ये अच्छी बात नहीं है। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा जी, सेकेंड में है जनता दल यू, इसके अलावा और छोटा दल हैं। तो भाजपा और जदयू के साथ जब बैठक होगी तो जिनका जहां अधिकार बनेगा, जिस दल को जहां संगठन मजबूत होगा या जिस दल के पास में जहां अच्छा उम्मीदवार होगा, जिताऊ उम्मीदवार होगा, हराऊ नहीं, जिताऊ उम्मीदवार होगा, वो ईमानदारी पूर्वक उसमें बैठ करके सीट शेयरिंग पर फैसला कर। एक सवाल सर मीडिया की गलियों में खूब सुर्खियां बटोर रहा है कि आप राज्यपाल बनने जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के माननीय गृह मंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति महोदया का विशेषाधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्टेट में राज्यपाल नियुक्ति कर सकते हैं। अब ये तो बहुत हाई लेवल की बात है। अब कहाँ क्या होगा ये तो मुझको पता नहीं है, रिजल्ट आएगा तब देख लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, जो साफ तौर पे हर एक सवालों का इन्होंने बारीकी से जवाब दिया। और अब देखना है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में क्या भूमिका होती है इनकी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इनकी उतनी भूमिका देखने को नहीं मिली थी। अब बिहार विधानसभा में कितनी भूमिका होती है और क्या कुछ सीट का बंटवारा का क्या समीकरण होता है, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप लोग इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं, वो भी कमेंट में लिखिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबर देखते हैं नवयुग टीवी। धन्यवाद।